नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम स्वदेशी आंदोलन का परिणाम या महत्व कहेंगे, या फिर आप स्वदेशी आंदोलन के लाभ या फिर इससे क्या प्रभाव हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन में पड़ा, ये आपको समझना चाहिए। देखिए, एक स्कूल जहाँ पर बच्चा ये पढ़ रहा था कि बेटा अंग्रेज़ बुरे नहीं हैं, अंग्रेज़ बहुत अच्छे हैं और तुम्हें अंग्रेज़ों की वफ़ादारी करनी है, तुम्हें आगे चलकर एक ऐसा अधिकारी बनना है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जाने वाले लोगों को रोक सके। एक दूसरा स्कूल जहाँ पर ये सिखाया जा रहा था कि अंग्रेज़ों ने इतने सालों से वो हमारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, या उनकी ज़मीन नहीं है, उसके बावजूद भी वे हमारे ऊपर कब्जा रखे हुए हैं। वे जब चाहे हमारे घर की औरतों को उठाकर ले जा लेते हैं, वे जब चाहे तुम्हारी बहन को उठाकर ले जा सकते हैं, वे जब चाहे हमारे घर में घुस सकते हैं और जब चाहे हमारे ऊपर गोली चला सकते हैं। जब इस तरह की विचारधारा आने वाले बच्चों के ऊपर पड़ने वाली थी, आने वाले समाज के ऊपर पड़ने वाली थी, तो उस समाज का विचार कैसा होता जो इससे पहले प्रकार के स्कूल से समाज को मिल रहा था। अब भारत का इतिहास एक अलग मोड़ पर होने वाला था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन ने लोगों में एक नवीन चेतना का प्रसार किया। साथ ही लोगों के मन में यह भाव पैदा हुआ कि हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ, स्वदेशी स्कूलों की स्थापना हुई, स्वदेशी प्रकार के संगठन बने जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में योगदान दिया। आइए समझते हैं स्वदेशी आंदोलन के परिणामों को। जनता में नवीन चेतना का संचार। यहाँ पर जो धीरे धीरे दबी हुई जबान में अंग्रेज़ों से अपनी बातें रखा करते थे, बार बार पत्राचार करते थे और उनके मन में डर रहता था कि भाई कहीं अंग्रेज़ हमसे खफा ना हो जाए, वो डर, वो घबराहट अब खत्म हो चुकी थी। इस स्वदेशी आंदोलन ने नेताओं को और आम जनता को इतना मजबूत बना दिया कि अब वे खुलकर अपनी बात अंग्रेज़ों के सामने रख सकते थे। अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि जो अंग्रेज़ हैं वो उनके लिए नहीं हैं बल्कि उनके खिलाफ हैं। यहाँ पर दूसरा बिंदु ये आता है कि स्वदेशी उद्योगों का विकास। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी उद्योगों और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, जिसका परिणाम था कि स्वदेशी आंदोलन और स्वदेशी हस्त कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला और उन्हें फलने फूलने का समय मिला। तीसरा बिंदु यहाँ पर आता है कि स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना। देश में ऐसे अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत में अनेक धनवान व्यक्तियों ने सहायता देकर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें विदेशी शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार करने वाले छात्रों ने प्रवेश लिया। यह वास्तव में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था, जिसके बड़े दूरगामी परिणाम निकले और ये बेहतरीन सकारात्मक परिणाम साबित हुए। इन शिक्षण संस्थानों में स्वदेशी शिक्षा प्रणाली का भी विकास हुआ और अनेक छात्रों पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से भी बच पाए। पश्चिमी सभ्यता में फंसने का मतलब ये था कि अंग्रेज़ों की दास्ता को कबूल कर लेना, जबकि भारतीय पद्धति को अपनाना ये था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी होना। और इस स्वदेशी आंदोलन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा युवा विद्यार्थियों ने स्वदेशी आंदोलन में बने राष्ट्रीय स्कूलों को अपनाया। आर्य समाज जैसी संस्थाओं के ज़्यादातर स्कूल इसी समय में स्थापित हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस स्वदेशी मूवमेंट का बहुत बड़ा स्थान है। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। अब तक कांग्रेस नरमपंथी विचारधारा के आधार पर चलती थी। उस विचारधारा से राष्ट्रीय आंदोलन को गति नहीं मिल पा रही थी। ये अनुनय विनय यानी कि रिक्वेस्ट करके थक जा रहे थे, फिर भी इनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। इस आंदोलन ने उग्र राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। जनमानस में अंग्रेज़ों का जो भय व्याप्त था वह बहुत बड़ी मात्रा में कम हुआ और आम जनता अंग्रेज़ों के अत्याचारों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। क्रांतिकारियों को भी इससे प्रेरणा मिली। वास्तव में देखा जाए तो आंदोलन में असहयोग आंदोलन की नींव रखती थी।
यही आंदोलन था जिससे प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी आगे चलकर असहयोग आंदोलन चलाते हैं और जो अंग्रेज़ों की कमर तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, इसके क्या प्रभाव निकले, इसके क्या परिणाम निकले, क्या लाभ हुए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति में। तो यहाँ पर से कई प्रकार के प्रश्न बनकर खड़े हो सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रश्न आप देख रहे होंगे कि बंगाल विभाजन को समझाइए। इसी तरह से स्वदेशी आंदोलन से जुड़े प्रश्न भी बनते हैं, जैसे स्वदेशी आंदोलन के कारण एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, स्वदेशी आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, या फिर 2 नंबर में ये पूछ लिया जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। लेकिन इस टॉपिक को देखकर ये लगता है कि या तो स्वदेशी आंदोलन 5 नंबर में पूछेगा या फिर बंगाल विभाजन 5 नंबर में पूछेगा। इसलिए अगर आप दोनों में अच्छी मजबूत पकड़ बनाकर रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक 5 नंबर में पूछेगा तो एक प्रश्न 2 नंबर में ज़रूर पूछेगा। इसलिए इन दोनों ही विषयों पर अच्छी पकड़ बना के रखें और फैक्ट को अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं लेकिन फैक्ट याद रहता है, तो उस फैक्ट के आधार पर हम एक अच्छा उत्तर तैयार कर पाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अमेरिकी लेखक और दार्शनिक बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा पर जाकर ख़त्म होती है। कई बार आप गुस्से में होते हैं और आपके मुंह से कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं निकलती, क्योंकि गुस्से में कोई भी आदमी पुष्प तो नहीं बरसाएगा, वो केवल गाली गलौज करेगा या फिर ऐसी बातें कहेगा जो सामने वाले के मन को ठेस पहुंचाने वाली है। और फिर जब आप शांत होते हैं तो आपको लगता है कि ये मैंने क्या कह दिया, और फिर आपको शर्म आती है और गिल्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें या फिर अपने सोचने की क्षमता को उस समय पर भी चालू रखें जब आप गुस्से में हैं और सोच समझकर बोलें, तो फिर आप ऐसी कंडीशन से बच सकते हैं जहां पर आपको अपने सिर को शर्म से झुकाना पड़े। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।